Oh, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Ashraf Munib and today we are going to talk about a lecture from physiology, that is food in GIT. Basically, GIT stands for gastrointestinal tract, यानी कि ओरल कैविटी से लेके नीचे डाउन जो है वो एनएस तक, जहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं चीज़ें, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो एक पूरा पाथवे जो है वो क्या कहलाता है, GIT यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो बेसिकली दो टाइप्स हो सकते हैं जीआईटी की मूवमेंट की। एक होती है मिक्सिंग मूवमेंट। अब मिक्सिंग क्या होती है कि चीज़ों को मिक्सअप करना। कीप इंटेस्टाइनल कंटेंट थ्रूली मिक्स कॉज बाय पेरिस्टाल्टिक कंस्ट्रिक्शन। पेरिस्टाल्टिक कंस्ट्रिक्शन बेसिकली क्या होती है, जिस तरह अगर आप देखते हो एक वेव की फॉर्म बनते हैं। ठीक है, जब भी चीज़ें जो है वो आप जैसे ही चीज़ या खाना जो है वो आपके गले से नीचे उतरता है, तो वो एक वेव की फॉर्म इख्तियार कर लेता है। ठीक है, वेव की वजह से खाना जो है वो आगे मूव करता है। अगर अगर ये आपकी खाने की नाली है, इसके अंदर जो है वो वेव इस तरह प्रोड्यूस होगी, इस तरह। ठीक है, और इस तरह जब वो इस तरह भी ये वेव प्रोड्यूस होगी, इधर जो चीज़ पड़ी हुई है यहाँ पे, वो वेव जो है उसको खींच के इस तरह इधर से गुजार के यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, इस तरह वेव्स प्रोड्यूस होती जाती हैं और जो है वो उसकी चीज़ें जो है वो आगे आगे मूव ऑन करती जाती हैं, जिसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक कंस्ट्रक्शन एंड लोकल कंस्ट्रिक्टिव कंट्रैक्शन। एक तो पेरिस्टालसिस कंट्रैक्शन है, जो कि ऊपर से नीचे तक एक स्टेप चल रहा है, फ्रंट से तक। और दूसरी जो है वो हमारे पास आ जाती है, सॉरी ये वायर होगी। दूसरी जो है उसके अंदर हम आ जाते हैं, तो दूसरी जो है वो लोकल कंस्ट्रक्शन होती है। लोकल कंस्ट्रक्शन से क्या मुराद है कि वहाँ के उसी एक पॉइंट के ऊपर जो है वो मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से, जैसे कि आप देखते हो स्टमक के अंदर, स्टमक क्या है, उसकी अपनी एक एबिलिटी भी है कि वो खुद भी जो है वो कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर सकता है। और दूसरा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी आती है ऊपर से नीचे। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से जब मिक्सिंग होती है, और दूसरी होती है प्रोपल्सिव, यानी कि फूड का ऊपर जीआईटी से, अब इस जो कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट है इसकी वजह से खाना कहीं भी होता है वो टूटता ही रहता है पूरे पाथवे में। दूसरी तरफ प्रोपल्सिव है, प्रोपल्सिव का काम ये होता है कि जो खाना है उसको माउथ से नीचे जो है वो निचले पार्ट्स में लेके जाना, इस तरह इतनी स्पीड पे, जो कि बहुत स्लो भी ना हो, इतनी स्लो ना हो कि सिस्टम रुक जाए, और इतनी फास्ट ना हो कि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब ना हो पाए। ठीक है, तो एक मैनेजेबल स्पीड के साथ डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के हिसाब से जब उसकी मूवमेंट हो, और ये भी पेरिस्टालसिस के थ्रू ही होती है। पेरिस्टालसिस क्या है? इट इज अ कंट्रेक्टाइल रिंग अकर इन सिनिकल स्मूथ मसल ट्यूब। बेसिकली जितने भी स्मूथ मसल ट्यूब हैं, ऐसी ट्यूब जिनके अंदर स्मूथ मसल्स है, वहां पर ये पेरिस्टालसिस की मूवमेंट होती है, और जिसकी वजह से मटेरियल जो है वो इसके अंदर मूव कर पाता है। और इसका एक पाइप है जिसके इर्द गिर्द एक तरफ आप कोई चीज रखते हो, एंड देन उसको एक वो ट्रांसवर्स वेव आपने बनाई थी एक, आपको याद होगा 9th 10th क्लास। अब उसको उठा के एकदम फेंकते हो, तो उसके अंदर एक वेव पैदा होती है। वेव पैदा होने की वजह से जो चीज आपने पॉइंट नंबर, यानी कि अपने हाथ के करीब जितना पाइप के अंदर, वो मूव करके थोड़ी सी आगे जा चुकी होगी। तो इसी तरह पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के अंदर क्या होता है, चीजें जो है या खाना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे मूव कर जाता है। इसके अंदर ये सिर्फ जीआईटी के अंदर पेरिस्टाल्सिस नहीं होती, ये बाइल डक्ट के अंदर भी होती है। बाइल जो है वो रिलीज होनी होती है गाल ब्लैडर एंड लिवर से, ठीक है, उस साइड से। उसके अंदर भी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट थ्रू ही आती है। यूरेटर के अंदर जो यूरिन की मूवमेंट है, यूरेटर अपना किडनी से आगे यूरेथ्रा की तरफ जो है, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ जो जितनी भी मूवमेंट है, वो भी पेरिस्टाल्सिस की तरफ होती है। और ग्लैंडुलर डक्ट, डक्ट से मुराद है कि जितने भी ग्लैंड्स हैं, वो जो डक्टस ग्लैंड है, यानी कि ऐसी चीजें जो ट्यूब के जरिए अपनी सिक्रेशन रिलीज करती हैं, जैसे कि पेंक्रियाटिक बहुत सारे एंजाइम्स, तो उनके लिए भी जो है वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इस्तेमाल की जाती है। तो स्टिमुलाई फॉर पेरिस्टालसिस। अब पेरिस्टालसिस के क्या स्टिमुलाई हैं, कि पेरिस्टालसिस से मुराद है कि खाना क्यों जो है ना वो एक मूवमेंट क्यों होनी चाहिए। डिस्टेंशन, डिस्टेंशन का मतलब है कि जब आप खाना खाते हो तो उसकी स्टमक जो उसकी वॉल होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की वॉल, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से उसको डिस्टेंशन कहते हैं। इरिटेशन, इरिटेशन होना किसी किस्म की भी, अगर आपके गले में कुछ चीज़ फंस गई है, या वैसे खाते हुए कोई चीज़ अटक गई है, या बाइल्स वगैरह के अंदर, बाइल की जो डक्ट है उसके अंदर कोई इरिटेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से भी पेरिस्टालसिस मूवमेंट आती है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी उस चीज़ को मूव ऑन करने में हेल्प आउट करती है। और नर्वस सिग्नल या कोई भी नर्वस डिसऑर्डर भी हो सकता है, जिसके अंदर जो है वो डिसऑर्डर के अलावा जनरल कंडीशन भी, न्यूरोनल कंट्रोल भी, ब्रेन भी कंट्रोल करता है। जैसे कि आपको पता है कि जब आप इमोशनल स्ट्रेस में होते हैं, तो आपकी डाइजेशन जो है वो या तो कहीं की रुक जाती है, कहीं की तेज हो जाती है। इमोशनल की रुक जाती है डाइजेशन, ठीक है, तो इसकी वजह ये होती है कि वो सारा क्या है, नर्वस कंट्रोल की एक एग्जांपल है। दूसरी तरफ एक रोल ऑफ माइंट्रिक प्लेक्सस, पेरिस्टालसिस कॉज्ड बाय एक्टिविटी ऑफ माइंट्रिक प्लेक्सस। ये एक ब्रेन का पार्ट, एक नेचुरल जो है वो
सॉरी नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है उसके अंदर जो इसका रोल है भी आगे देख लेंगे। डिस्टेंशन स्टिमुलेट बेसिकली होता ये है कि जो डिस्टेंशन है वो जीआईटी सेगमेंट, उस स्पेसिफिक जीआईटी सेगमेंट को स्टिमुलेट कर देती है, ठीक है। जिसकी वजह से कंस्ट्रिक्टिव एंड रिसेप्टिव रिलैक्सेशन पैटर्न कॉज फूड टू मूव इन एनी डायरेक्शन। तो एक जगह से कंस्ट्रिक्ट होती है और अगला ही पॉइंट उसका क्या होता है, रिलैक्स हुआ होता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जो कि देखो इस तरह जो है, एक तरफ रिलैक्स हुआ हुआ एरिया सारा, ये रिलैक्स एरिया सारा जो डाउनवर्ड है। ये जो एक तरफ कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन है, और ये क्या है, ये सेंटर में जहाँ से एक्सपैंड हुआ हुआ वो रिलैक्स एरिया। तो अल्टरनेट है, एक कंस्ट्रक्शन रिलैक्स कंस्ट्रक्शन, फिर अगला अगर फूड होता तो वो भी रिलैक्स वाली पोर्शन में आता, अगला फूड होता कंस्ट्रक्शन, उससे अगला फूड होता तो फिर से लैब की कंडीशन में आना है। ठीक है। अच्छा, आगे हमारा आ गया इस तरह, ये नीचे नीचे क्या आता जाएगा, मूव होता जाएगा, इसके नीचे नीचे कंस्ट्रक्शन पार्ट आते जाएंगे, ऊपर रिलैक्सेशन पार्ट आ जाते हैं। और इस तरह ये जो अल्टरनेटिवली एक चल रही है सिस्टम, इसको आप क्या कहते हो, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हो। इसके बाद जो है वो हम आगे आ गए, किधर गई हमारी फाइल, सॉरी। मैं उठ जाता हूँ, मुझे लगता है कि मैं, ट्रांसपोर्ट एंड मिक्सिंग ऑफ फूड, बेसिकली इसके कुछ फंक्शंस हैं। रिसेप्टिव रिलैक्सेशन जो है वो इसका सेकंड पार्ट आता है। एक रह गया कि इन पेरिस्टालसिस ईच नेक्स्ट सेक्शन ऑफ गट रिलैक्सेस इन सेवरल सिस्टम सेंटीमीटर, यानी कि एक तो कंस्ट्रक्शन हो रही है ना जहाँ पे और उसके अगला सारा पार्ट कहता है रिलैक्स होता है। यानी कि कहीं ना कहीं एक अल्टरनेट फॉर्म में कुछ पॉइंट पे जो है वो रिस्ट्रिक्शन होगी, कंस्ट्रक्शन भी होगी, दबा होगा, और कुछ पॉइंट पे रिलैक्सेशन होगी, जिसकी वजह से एक वेव फॉर्म बन जाती है। ट्रांसपोर्ट एंड मिक्सिंग ऑफ फूड, तो यहाँ पर उसने दो डेफिनेशन दी है। हंगर बेसिकली क्या है, इंट्रिंसिक डिजायर फॉर फूड। आपकी जो है वो आपके इन अंदर से जैसे पेट खाली है तो एक फीलिंग आती है कि वी नीड टू इनटेक फूड, ठीक है। तो जब आपको ऐसी कोई फीलिंग आती है तो दैट इज सिंपली हंगर, खाना खाते हो आपका पेट भर जाता है। जबकि एपिटाइट क्या है, एपिटाइट इज बेसिकली प्रेफरेंस फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड, दैट इज एपिटाइट। एपिटाइट से मुराद है, मतलब एक लफ्ज दो आपने सुने होंगे, एक होता है भूख लगना, ये पेट भर गया, नीयत नहीं भरी, ठीक है। नियत वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली इसके अंदर क्या है, वो ये होता है कि नियत के अंदर वो एपिटाइट है, जहनी एपिटाइट इज कंट्रोल बाय माइंड। हंगर जो है वो आपका पेट कंट्रोल करता है कि खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, इतना पेट भर गया। लेकिन जो एपिटाइट है वो जहनी तौर पे है, ठीक है। कि किसी के साइकोलॉजिकली फैक्टर के वो, किसी को बहुत ज्यादा भूख लगती है, किसी का दिल भरता ही नहीं, खाना है खाना है खाना है खाना है, दैट इज एपिटाइट। च्यूइंग स्टार्ट करते हैं, च्यूइंग क्या होता है कि पहला ही एक्शन रहता है, खाना रखने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं, चबाना होता है। तो चबाने के लिए जो है वो टीथ है, टीथ के अंदर दो टाइप्स होती हैं, इंसिजर्स एंड मोलर्स, यानी कि आपके एक सामने वाले दांत जो काटने के लिए आते हैं, और मोलर जो कि आगे ग्राइंडिंग एक्शन के लिए होते हैं, उसको चबाने के लिए होते हैं। इंसिजर देखते हो तो वो कौन से, एंटीरियर टीथ, सामने वाले दांत। और इसके साथ क्या लिखा हुआ है, कटिंग एक्शन, यानी कि खाना को काटने के लिए जितने भी चीजें हैं वो इंसिजर प्ले करते हैं रोल। जबकि मोलर जो है वो क्या है, वो पोस्टीरियर टीथ हैं, पिछली साइड वाले, यानी कि ये दांतों, ये जाड़े जिन्हें कहते हो, दाढ़ें वगैरह, ठीक है, वो वाले हैं। और उनके अंदर जो है, उनका काम क्या है, ग्राइंडिंग एक्शन, चीजों को ग्राइंड करना। ठीक हो गया। दूसरी तरफ जब मेस्टिकेशन है, मेस्टिकेटिव प्रोसेस है, इन चीज़ों को काटना, वर्किंग रिफ्लेक्स क्या होती है, जब प्रोसेस, जब मुंह के अंदर खाना इंसर्ट करते हैं मुंह के, और एक मुंह के आपका, बच्चे तेरी आवाज आ रही थी।
बच्चे मेरी आवाज आ रही थी। मुझे लग रहा है कि मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। पता ना। हेलो। हेलो। अब आई है, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा, अब मुझे बता देना कहाँ पे। अच्छा, वैसे ये च्यूइंग रिफ्लेक्स वाला समझ आ गया। बस ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है च्यूइंग रिफ्लेक्स के अंदर क्या है कि जैसे ही जॉ जो है नीचे वाला जॉ लोअर होता है, तो उसकी वजह से जो ये साइड वाले मसल्स होते हैं ना, जो नीचे आपके बिल्कुल कान के अगली साइड पे जो मसल्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, स्ट्रेचिंग होती है। ठीक है। अब स्ट्रेचिंग के अंदर क्या होता है कि स्ट्रेचिंग करने की वजह से उसके ऑपोजिट एक रिएक्शन होता है, जिसके अंदर जो है दोबारा से जॉ को ऊपर खींचा जाता है, जब वो कंट्रैक्शन ऑफ जॉ मसल डेट लीड टू क्लोजर ऑफ टीथ एंड थस ग्राइंडिंग ऑफ टीथ। तो बेसिकली ये बहुत डिटेल में नहीं बताया गया आपको। सिंपली क्या होता है कि वहां पर जब वो मसल, जब आप मुंह जॉ लोअर जॉ को लोअर नीचे करते हो, तो उसकी वजह से मसल स्ट्रेच होता है, और स्ट्रेचिंग के बाद क्या होती है, रिलैक्सेशन होती है, मसल रिलैक्स करता है और जॉ जो है वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। और ये कंटिन्यूस मोशन की वजह से जो है खाना चबाया जाता है। ठीक हो गया। मोस्ट ऑफ द मसल ऑफ मास्टिकेशन आर कंट्रोल्ड बाय ट्राइजेमिनल नर्व। ये एक नर्व है जो ब्रेन से आती है और ये इसको कंट्रोल करती है। इंपॉर्टेंस ऑफ च्यूइंग आपको पता है, अनडाइजेस्टेबल पार्टिकल्स होते हैं उनको तोड़ देती है, बड़े बड़े पार्टिकल, स्वेलिंग आसान हो जाती है। दूसरा है कि जब आप खाना खाते हो, अब देखो एक जो है सेब है पूरा का पूरा, उसकी सिर्फ आउटर सरफेस पड़ी हुई है, अवेलेबल है। ठीक है। लेकिन अगर आप उसी सेब को खा चबा लेते हो, तो हर पार्टिकल की चारों छः की छः साइडें जो हैं, वो तमाम की तमाम जो अवेलेबल होंगी एंजाइम्स पे। यानी कि एक सेब है, उसके ऊपर अगर आपने पानी फेंका तो सेब की सिर्फ बाहर वाली लेयर पे पानी गिरेगा। वही सेब अगर आपने काट के अच्छा खासा रख दिया, तो हर पॉइंट पे कहीं ना कहीं पानी गिरेगा। तो इसी तरह एंजाइम्स काम करते हैं। जब आप चीज़ों को काट देते हो या कट आउट कर देते हो, तो कट कट आउट करने के बाद जो है आप उनके अंदर क्या करते हो कि कट आउट चीज़ें जब कट हो जाती हैं या इनको वो उसमें डाइजेस्ट हो जाती हैं, मतलब इन शॉर्ट, तो उनके लिए उनके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स का जो काम करना वो आसान हो जाता है। बस सरफेस एरिया बढ़ गया, तो हर पॉइंट पे जो है वो एंजाइम आप पहुंच सकते हो और छोटे लेवल पे जाके, बारीक लेवल पे जाके काम कर सकते हैं। ग्राइंड फूड टू अ वेरी फाइन पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी एंड थस प्रिवेंट एक्सोरिएशन ऑफ जीआईटी। जाहिर सी बात है, जब खाना छोटा छोटा होगा तो वो जीआईटी को स्ट्रक नहीं करेगा। इंक्रीजेज द ईज विद विच फूड इज एम्प्टीड फ्रॉम स्टमक इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। और फूड की जो एम्पटिंग है, खाने का एक जगह से ऊपर से नीचे तक जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है उसके थ्रू मूव करना वो आसान कर देता है। आगे स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग की बेसिकली तीन स्टेजेस हैं। डेफिनेशन आप लोगों को पता है, खाना के ऐसी स्टेज जिसके थ्रू जो है खाना जो है फेरेंग से इसोफेगस में चला जाता है। ठीक है। इसकी तीन स्टेजेस हैं। वॉलंटरी स्टेज, ये तो वो होता है जिसके अंदर आप गले से आगे खाना गुजारते हो। ठीक है। होता यह है कि जो आपकी टंग होती है, इसकी जो बैक साइड होती है, ये पीछे को और ऊपर को, पीछे को और ऊपर को धक्का लगाती है खाने को, जिसकी वजह से जो बोलस है वो पीछे की तरफ गले के अंदर जो है वो पुश आउट हो जाता है। तो ये होती है वॉलंटरी स्टेज। आप चाहो तो खा लो, चाहो तो बाहर फेंक दो। ठीक है। उसके बाद आ जाती है फ्रेंगियल स्टेज। अब जो फ्रेंगियल स्टेज है ये इनवॉलंटरी है, ये आपके कंट्रोल में है। जैसे गले से खाना हो गया, अब वो कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। और जैसे फेरेंक्स में खाना जाता है, तो उसकी वजह से जो है रिसेप्टर्स जो हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। स्वेलिंग रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं? अराउंड द ओपनिंग ऑफ फेरिंक्स, जहाँ फेरिंक्स स्टार्ट होता है वहां पे मौजूद होते हैं। एंड ऑन द टॉन्सिलर पिलर्स। टॉन्सिल्स आपको पता होगा एक बीमारी होती है, तो टॉन्सिल जो है वो गले के अंदर होते हैं, तो उसके पिलर्स जो हैं उसके ऊपर भी ये वाले जो हैं इसके स्वेलिंग के रिसेप्टर्स हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि स्टिमुलेट हो जाते हैं जैसे ही बोलस जो है वो एंटर करता है। ठीक है। द रिसेप्टर्स सेंड सिग्नल थ्रू फिफ्थ एंड नाइन्थ क्रेनियल नर्व टुवर्ड्स स्वेलिंग एंड सेंटर इन मेडुला एंड लोअर पोन्स। यानी कि ये जितने भी रिसेप्टर्स हैं जो कि रिलेटेड हैं आप स्वेलिंग एक्शन से, वो मेड्यूला एंड पॉन से रिलेटेड हैं, सबसे कनेक्टेड हैं थ्रू थ्री फिफ्थ एंड नाइन्थ क्रेनियल नर्व। क्रेनियल कहते हैं दिमागी नर्व्स को। द सेंटर एंड द सेंटर सेंड अफरेंट इम्पल्स टुवर्ड फेरिंक्स एंड अपर इसोफेगस। और वहां से जो सेंटर होता है, यानी कि जो सेंटर ऑफ कंट्रोल होता है इसका स्वेलिंग एक्शन का, वो वहां से फिर उसको दोबारा से सिग्नल करता है अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट एंड रिक्वायरमेंट। ठीक हो गया। दिस कॉज द फॉलोइंग एक्शन। अब इसकी वजह से होता क्या है कि जब वो है एक रिसेप्टर सेल्स एक्टिवेट हो गए, सॉफ्ट पैलेट पुल अवर टू क्लोज पोस्ट नेयर। जो सॉफ्ट पैलेट होता है आपके गले, सॉफ्ट पैलेट होता है जो कि इनर साइड पे होता है ना, पोस्ट नेयर से मुराद है
नोस्ट्रिल्स जो इनर अंदर कभी मुंह के अंदर देखोगे तो ऊपर की तरफ दो सुराख होते हैं जो नाक से कनेक्टेड होते हैं। तो जो पीछे वाला सॉफ्ट पैलेट है वो आपको होकर उसको बंद करेगा। Platopharyngeal fold move inward to make a single sagittal slit. This allow only small particle to pass. जो फ्रेंगियल जो आपका फेरेंक्स होता है उसके अंदर जाहिर सी बात है अंदर लेयर होती है वो करीब करीब आ जाते हैं। ठीक है। अब जब करीब आ जाते हैं करीब आने की वजह से वो कहते हैं कि बड़े पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करते कि वो पास आउट होकर नीचे जा सकें। ठीक है। नीचे नहीं जा सकते तो जब वो ऊपर ही रहते हैं तो इसकी वजह से प्रॉपर उनकी इन्वेस्टिगेशन और उनकी प्रॉपर कटिंग होती है देन दे कैन पास। सही हो गया। इसकी वजह से सिर्फ स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो वो आगे जाते हैं। वोकल कॉर्ड कम टुगेदर नेक मसल वोकल कॉर्ड्स कम टुगेदर। अब ये एक और इसके अंदर जो है वो आप कह सकते हो कि जो चेंजेस आ रही हैं ड्यू टू ये इम्पल्स के रिएक्शन के तौर पर जितने भी वोकल कॉर्ड हैं वो करीब आते हैं। नेक मसल पुल हाइयोइड बोन एंड लेरिंक्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड। वोकल कॉर्ड करीब आ जाते हैं और जो नेक के मसल्स होते हैं वो हाइयोइड बोन को ऊपर और लेरिंक्स बोन को ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। मीनवाइल एपिग्लोटिस स्विंग बैक टू कवर लेरिंक्स ओपनिंग बोथ दिस प्रिवेंट एंट्री ऑफ लेरिंक्स। होता ये है कि जो उसके मसल्स होते हैं वो हाइयोइड बोइन को भी ऊपर खींच लेते हैं और लंग्स जो लेरिंक्स है उसको भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। जब लेरिंक्स ऊपर की तरफ आ जाता है तो खाना उसके ऊपर जो है साथ ही जो एक ग्लॉटिस होता है एक ढक्कन समझ लो। ठीक है। आपके गले के अंदर एक ऐसा ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं पहले से। तो जो ग्लॉटिस होता है बेसिकली वो उसके ऊपर जाके एक फ्लैप की तरह जो है उसके ऊपर जाके बैठ जाता है। ठीक है। जिसकी वजह से खाना जो है वो सांस की नाली में नहीं जाता। अगर खाने का एक जर्रा भी सांस की नाली में चला जाए तो फौरन से वो क्या होता है आथू आना जिसे कहते हैं। तो फौरन से रिएक्शन हो जाता है। ठीक है। और अगर थोड़ा सा बड़ा जर्रा चला जाए या कोई सेंसिटिव हो तो डेथ भी हो जाती है। अ, जो लेनेक्स की अपर मूवमेंट होती है वो इसोफेगियल ओपनिंग को स्ट्रेच आउट कर देती है एंड अपर इसोफेगस स्फिंक्टर रिलैक्सेस thus allowing the bolus to pass through it। बेसिकली क्या होती है दोनों ट्यूब्स क्योंकि समहाउ अटैच होती हैं तो जैसे लेरेंक्स ऊपर की तरफ जाता है आपको पता है एक गुब्बारा ले लो छोटा सा उसको भर लो उसको जैसे ही खींचोगे वो लंबाई के रूप में थोड़ा सा फैल जाता है। ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे भी होता है जब आप उसको खींचते हो तो उसका मुंह ओपनिंग जो है वो इसोफेगस की थोड़ी सी ओपन हो जाती है वाइड हो जाती है और लेरिंक्स ऊपर होकर उसके साथ एपिग्लोटिस की वजह से बंद हो जाता है जिसकी वजह से खाना जो है लेरिंक्स में नहीं जाता डायरेक्ट इसोफेगस में जाता है। superior constrictor muscle of pharynx contract and give peristaltic wave that प्रोपेल बोलस। जो स्पीड ये उसके एक स्पीरियर कंस्ट्रक्टर मसल ऑफ फेरेंक्स कंट्रैक्ट एंड गिव पेरिस्टाल्टिक वेव दैट प्रोपेल बोलस। जो बेसिकली फेरेंक्स होता है ये वो पॉइंट होता है जहाँ से पेरिस्टालसिस में स्टार्ट होना होता है। ठीक है। तो यहाँ से पेरिस्टालसिस जो है वो ये वो पॉइंट है जहाँ से एक जिस आपको पता है कोई भी एक वायर ले लो या पाइप ले लो तो जब उसको एक तरफ से उठा के ऐसे नीचे मतलब वो वेव नहीं बनानी होती जिसमें जो चीयर लीडर्स लगी होती हैं हाथ हिलाने तो आप उसको सिंपली एक बार इस तरह मूव ऑन करो एंड देन चेक किया उसके अंदर एक वेव पैदा होती है। तो ये जो स्टार्ट है जिस तरह आपने हाथ से पकड़ा हुआ है तो ये स्टार्ट कौन दे रहा है उसे बेसिकली फेरेंक्स के अंदर सुपीरियर कंस्ट्रिक्टिव कंस्ट्रिक्टर मसल है। ठीक हो गया। एक इसके अंदर कंडीशन लिखी हुई है डेग्लूरेशन एपनिया। ये ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर स्वेलिंग सेंटर इनहिबिट रेस्पिरेटरी सेंटर फॉर 1 to 2 आवर्स। जैसे ही आप खाना खाते हो तो आपका जो सांस है वो 1 से 2 सेकंड के लिए बंद हो जाता है। ठीक है। और देन खाना अंदर जाता है देन जो है वो वापस आता है। ठीक है। सांस तो 1 से 2 सेकंड स्वेलिंग एक्शन के दौरान 1 से 2 सेकंड के लिए जो इसका बंद हो जाना सांस का रुक जाना रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये क्या कहलाता है डेगुलेशन एपनिया। और थर्ड स्टेज आ जाती है एक्स इसोफेगल स्टेजेस। अब ये भी आपको पता है इनवॉलेंट्री ही है क्योंकि ये आपके आउट ऑफ कंट्रोल आप इसको मैनेज नहीं कर सकते। तो फूड पासिस थ्रू इसोफेगस इनटू द स्टमक। अब आपको पता है कि इसोफेगस से आगे कहाँ पे आ गया स्टमक में आ गया। और दिस फैक्टर पार्टिसिपेट इन इट। कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं पहले आप भी प्राइमरी ये जरा गौर से कर लेना जरा गौर से सुन लेना। प्राइमरी पेरिस्टालसिस होती है जो एक बेसिक फेरेंक्स ने स्टार्ट की थी ना ऊपर से आते हुए ऊपर से एक जो पुश दिया था तो वो क्या कहलाती है प्राइमरी पेरिस्टालसिस कंटिन्यूशन ऑफ पेरिस्टाल्टिक वेव टू propel मोस्ट ऑफ द बोलस इनटू द स्टमक। वो वेव जो फेरेंक्स के अंदर स्टार्ट हुई उसी को कहते हैं कि वो कंटिन्यू कर ले और उसके बाद जो है वो आगे उसको जो है वही जो है वो आगे खाने को लेके जाएगी। इसके अलावा एक सेकेंडरी पेरिस्टालसिस भी होती है। सेकेंडरी पेरिस्टालसिस रिमेनिंग बोलस। अब जाहिर सी बात है सारा का चिपचिपा सा मटेरियल है मैनवर है तो इस केस के अंदर क्या होता है कि सारा का सारा जो है वो पास आउट नहीं होता। ठीक है। जो है कुछ मटेरियल जो होता है वो जाहिर सी बात है वो वहीं पे रह जाता है जैसे आप कहते हैं चिपचिपा सा मटेरियल होता है तो उसके लिए फिर सेकेंडरी पेरिस्टालसिस होती है। जो सेकेंडरी पेरिस्टालसिस होती है ये लेफ्ट आउट जितना भी मटेरियल होता है उसको जो है वो रिमूव करने में हेल्प आउट होती है उसको स्टमक की तरफ लेके जाती है।
Remaining bolus can cause distension of esophagus that cause magnetotic nervous activity to give a vagal reflex। तो बेसिकली जो पार्टिकल रह जाएंगे, जो थोड़े बहुत रह जाएंगे, वो क्या करेंगे, वो वहां से जो है सिग्नल कर देंगे, उसकी वजह से इस वजह से डिस्टेंशन होगी, डिस्टेंशन जब वो सिग्नलिंग कर देगी दोबारा से, अब क्योंकि पहली बार जो मेन फूड आया हुआ था तो उसकी वजह से वो सिग्नलिंग कर रही थी प्रॉपर। रिमेनिंग बोरस कॉज डिस्टेंशन, यहाँ तक हो गया मेंटली नर्वस सिस्टम एक्टिव टू गिव वेगल रिफ्लेक्स, तो यहाँ कौन आएगी, वेगल रिफ्लेक्स। जबकि ऊपर जो माइनेट्रिक जो नर्वस एक्टिविटी है, ये ऊपर हमने पढ़ा था, वहाँ पे ये इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। इधर था, अभी मैं बताता हूँ। ये देखो, ये वाला, आई थिंक ये नहीं था, यहाँ पे था अभी। हाँ मतलब इन शॉर्ट, इन इन सिंपल, पहले जो है वो मैग्नेटिक नर्वस सिस्टम पहले वाली जो है जो सिग्नलिंग पहले भी उसी की वजह से हो रही है, डिस्टेंशन हुई। जब डिस्टेंशन की वजह से मेनली रिलीज होती है, मेनली एक मैग्नेटिक जो एक नर्वस सिस्टम है जो ब्रेन से कनेक्टेड है, तो वो प्रॉपरली उसको स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग पेरिस्टालसिस होता है। स्ट्रॉन्ग पेरिस्टालसिस मैक्सिमम फूड को ले जाता है। अब जो है वो लाइट पेरिस्टालसिस है, ये लाइट पेरिस्टालसिस में आता है, थोड़े बहुत पार्टिकल रह गए, उस केस में फिर माइनेटिक नर्वस सिस्टम वेगल रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट करता है, और वेगल रिफ्लेक्स की वजह से आगे सेकेंडरी पेरिस्टालसिस होता है इसोफेगस के अंदर। इट कॉजेज एम्पटिंग ऑफ रिमेनिंग बोलस एंड आल्सो कॉज रिलैक्सेशन ऑफ गैस्ट्रो इसोफेगियल वॉल्व आना है इसके आगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो दूसरी कंडीशन होती है, इसके अंदर सारा का सारा फूड एक तो स्टमक की तरफ मूव ऑन कर जाता है, और दूसरा ये है कि गैस्ट्रो इसोफेगल वाल, आपको पता है स्टमक और जो इसोफेगस होते हैं इसके दरमियान जब एक लॉक लगा होता है ताकि ठीक है, तो लॉक समझ लो या एक वॉल समझ लो, तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही फूड जो है उसके अंदर से पास करता है या वो रिलैक्स करता है, तो ही फूड उसके अंदर से पास कर देता है। तो ये जो रिलैक्स करने वाला काम है, ये कौन करता है उसके लिए, जो वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।